सभी भैया बहनों को प्रणाम। भैया बहनों, जैसा कि आज का जो अपना प्रकरण है ये है जल। जल जो भी जीवित प्राणी है उन सभी के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल के बिना हमारा जो जीवन है वो जीवित हम नहीं रह सकते। जो भी प्राणी मात्र हैं, चाहे जितने भी सजीव प्राणी हैं, वह सभी जल के बिना हमारा जो जीवन है वो जीवित हम नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से आज का जो अपना विषय है ये है जल। और जल को जैसा कि आपने देखा होगा, जल जो है वो हमारे लिए भूमि में जो जल रहता है, उसके अलावा जो समुद्र की और इनकी बात करेंगे तो 1/4 जो भाग है ये जल हमारे समुद्रों में पाया जाता है। अब जल की ये सूर्य का जो ताप होता है उसके कारण जल वाष्पित हो जाता है, ठंडा होकर के, और जल वाष्प संघनित होकर के और बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वह जल वर्षा, हिम व सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र में नीचे गिरता है। तो भैया मैंने समझ में आ गया होगा आपने देखा होगा बहुत सारी बार आपके मन में एक प्रश्न होता है कि जो ये बादल होते हैं ये बादल क्या होते हैं, और बादल जब एक धुएं के रूप में आकाश में उड़ते रहते हैं, बहुत सी बार आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि जो हवाई जहाज चलता रहता है और हवाई जहाज चलता हुआ उस बादल में घुस जाता है। तो भैया बहनों, बादल एक ऐसा कुछ भी नहीं कोई ठोस पदार्थ रहता हो। आपके जो माताजी घर पे जैसे भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय आपने देखा होगा कि जैसे भगोनी होती है, उसमें जब भाप होती है, गर्म होता है, तो गर्म होने के कारण उसमें क्या होता है, धुआं निकलने लग जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो सूर्य का ताप होता है, ये सूर्य के ताप के कारण जब तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र का जो पानी होता है ये क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने के बाद में एक भाप के रूप में ये क्या होता है, ऊपर धुएं के रूप में उठ जाता है, और धुएं के रूप में उठ करके और संघनित हो करके और जो हमारी वर्षा होती है वर्षा के रूप में हमारे वापस धरती पर चला आता है। इस प्रकार का जो प्रक्रम है, इस प्रकार का उसे कहते हैं हम जल चक्र। क्या कहते हैं भैया बहनों, जल चक्र। अब जल चक्र की बात करेंगे तो उसके पहले एक बार जो हमारा जल है उसकी जानकारी ले लेते हैं कि जो संपूर्ण जो 100% जो पानी है उस पानी का आपने देखा होगा कि जो समुद्र है, इन समुद्रों में 3/4 भाग जो है वो हमारी पृथ्वी का जो सतह है उसका 3/4 भाग ढका हुआ है। तो इस प्रकार से जो महासागरों का जो जल है, ये महासागरों का जल है 93.3%, ये महासागरों का जल है। उसके बाद में बात करेंगे अपन बर्फ क्षेत्र की, तो बर्फ का जो रूप है ये 0.2% ये अपने बर्फ का क्षेत्र है। उसके बाद में भूमिगत जल ये 0.68% भूमिगत जल है। झीलों का जो अलवणीय जल है, अर्थात जो थोड़ा झीलों का जो पीने योग्य पानी है, जो लवणीय जिसमें नमक नहीं है, तो वो जो पानी है वो है अपने 0.009%। उसके बाद में झीलों का जो लवणीय जल है ये है भैया 0.009% ये भी है। तो ये लवणीय और अजलवणीय जल है, ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद में वायुमंडल की जैसे बात करते हैं तो वायुमंडल 0.0019 अर्थात 0.0019% ये अपने वायुमंडल में जल होता है। उसके बाद जो नदियां हैं, इन नदियों का जो पानी है वो 0.0001% है। हमारी जो नदियां होती है इनका जल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो संपूर्ण जो जल है इसका इस प्रकार से ये भाग आपके प्रतिशत जो है ये बांटा गया है। अब बात कर रहे थे जैसे अपन एक जल की, तो जल का जो जल चक्र किसे कहते हैं भैया बहनों, आपके एक जो प्रश्न है कि जल चक्र, तो जल चक्र में जैसे ये समुद्र है, माना कि ये समुद्र है, अब समुद्र में से वाष्पीकरण होगा, भाप होगी और भाप बन के कहां जाएगा, ये ऊपर उठेगा, तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण होकर के और ये एक बादलों का रूप ले लेता है, संघनन। ये बादल हो गए बदल, ये संघनन हो करके और कहां आ जाता है, ये वर्षण, अर्थात ये बूंद बूंद के रूप में कहां गिर जाता है, अपने वर्षण, वर्षा हो जाती है।
और वर्षा होकर के कहाँ जाती है, वापस ये जमीन पर आ जाती है। तो इसे वह जो पहाड़ वगैरह होते हैं ये जमीन पर आ जाती है और जमीन पे आने के कारण कुछ जो पानी होता है वो जमीन में अंदर सोख लेता है। बाकी का जो पानी है नदियों के माध्यम से ये वापस नदियां बहती हुई कहाँ चली जाती है, ये समुद्र में जाकर के वापस पानी अपने मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो ये प्रक्रम है अर्थात ये जो क्रम है ये चलता रहता है। यहाँ से ये समुद्रों का पानी यहाँ से वाष्पीकरण होगा और वाष्पीकरण होकर के और कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर संघनन होगा, बांधों के रूप में धारण कर लेता है और यहाँ से ये वर्षण होगा और वर्षण होकर के और वापस ये जमीन पर पानी आ जाता है। जमीन में जो नदियां हैं नदियों के इनके माध्यम से वापस ये बहता हुआ कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। कुछ जो पानी होता है वह हमारी जो जमीन होती है ये अंदर इसको सोख लेती है। तो इस प्रकार से ये जो जल है ये इसका जो चक्र है ये चलता रहता है। तो इसे बोलते हैं भैया बहनों अपन जल चक्र। जल चक्र समझ में आने वाला आप सभी के। अब आगे जैसे अगर अपन बात करते हैं तो जल चक्र के बाद जो महासागरीय जो जल होता है तो महासागरीय परिसंचरण, आगे महासागरीय परिसंचरण। तो भैया बहनों महासागरीय परिसंचरण जैसा कि एक और आपको जानकारी दे दूं मैं कि हमारा जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो जल दिवस है ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। अब बात कर रहे हैं अपन जैसे महासागरीय परिसंचरण तंत्र की। तो महासागरों का जो जल होता है उसकी दो गतियां होती है। महासागरों का जो जल होता है उसकी दो गतियां होती है। नंबर एक तो होते हैं तरंगों के रूप में, इसमें होते हैं भैया बहनों तरंग। तरंग, अब जैसे तरंग की बात करते हैं तो आपने देखा होगा समुद्र का जो जल होता है वह हिलता डुलता रहता है। अर्थात जब हवाएं चलती है तो हवाओं के माध्यम से वह ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसे बोलते हैं अपन तरंग। तो तरंग किसे कहते हैं, ये एक तो तरंग होता है, नंबर दो होता है अपने ज्वार और भाटा। अब भैया बहनों से बात कर लेते हैं तरंग की। तो जो महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है, समझ में आ गया होगा आपके। महासागरीय जो जल है वह उसकी जो सतह होती है उस पर जल लगातार उठता है गिरता है और इसे ही तरंग कहते हैं। महासागरीय महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है वह गिरता है, उसे तरंग कहते हैं। समझ में आ गए बच्चों आपके। जैसा कि महासागरीय जल होता है, महासागरीय जो सतह होती है उस सतह पर जल लगातार उठता है गिरता रहता है, ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, इसे क्या बोलते हैं, हम तरंग बोलते हैं। अर्थात लगातार चलता रहता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, आपने देखा होगा जब तेज हवाएं हो जाती है तो तेज हवा होने के कारण कभी कभी ऊंची ऊंची जो तरंगें होती है वो उठ जाती है। अभी ये जो ऊंची तरंग है ये कभी कभी 15 मीटर तक ऊंचाई तक भी ये तरंग उठ जाती है और 15 मीटर ऊंचाई तक जो विशाल जो ज्वारी जो तरंगें उठती है उन्हें क्या बोलते हैं, सुनामी। समझ में आ गया होगा भैया बहनों आपके। जो ऊंची ऊंची तरंगें उठ जाती है अर्थात 15 मीटर तक की ऊंची उठने वाली लहरें जो होती है 15 मीटर और 15 मीटर तक ऊंची जो उठते हैं उन्हें कहते हैं सुनामी। सुनामी का नाम तो आपने सुना होगा कि जो सुनामी है 2004 को ये आया था और इस जो सुनामी है 150 मीटर इसकी जो है ना
ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला था ये। और सबसे जो विशाल सुनामी है ये 150 मीटर मापा गया था, इसका आकलन किया गया था। उसके बाद में जो ये अपने भारत देश है, इस भारत देश के जो तटीय ये समुद्र हैं, इनके आसपास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इनका जो इंदिरा पॉइंट है ये इसके पानी में डूब गया था। तो ये भी जानकारी होना चाहिए आपको कि सुनामी जब आई थी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है ये पानी में डूब गया था। और ये आई थी अपने 2004 को। तो 2004 को जो सुनामी आई थी इसमें इंदिरा पॉइंट पानी में डूब गया था। अब बात करते हैं जैसे ज्वार भाटा, ये तो अपने तरंग हो गई। अब तरंग लगातार चलते हैं। अब ज्वार भाटा, ज्वार व भाटा, भैया बहनों ज्वार भाटा, पहले जैसा कि आपने अभी तरंग के बारे में समझा, अब ज्वार भाटे के बारे में समझते हैं। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो इसका दिन में 2 बार, दिन में 2 बार नियम से दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। समझ में आ गया आपके? जैसा कि ज्वार भाटा ये दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब आपने पहले तरंग के बारे में तो वो नियम से नहीं था, उसमें लगातार चलता रहता था, वो तरंग हो गई। अब ज्वार और भाटा, अब भैया मैंने जान लेते हैं एक बार ज्वार किसे कहते हैं। ये तो हो गया ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहते हैं। अब जो ज्वार किसे कहते हैं, तो अर्थात आपने देखा होगा कि जो सर्वाधिक ऊंचाई पर उठ जाता है जल और बड़े बड़े जो हिस्से होते हैं उन्हें डुबो देता है, अर्थात उठना क्या कहता है? आपने सर्वाधिक ऊंचाई पर उठा है जल, ये हो गया अपने ज्वार। क्या हो गया भैया बहनों? ये ज्वार। उसके बाद में जो जल का वापस गिरना, जल का उठना हो गया ज्वार और जल का गिरना हो गया भाटा। समझ में आ गया होगा आप सभी के ये, क्योंकि जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। इस प्रकार से ज्वार और भाटा दोनों ये हो गए आपके, अर्थात जल का निम्न स्तर तक आना, जल स्तर जो है वो नीचे गिर जाता है और वापस तट पर चला जाता है, इसे कहते हैं भाटा कहते हैं। तो भैया मैंने ज्वार और भाटा समझ में आ गया होगा आपके? पहले तरंग समझिए, अब ज्वार भाटा समझ गया है ना? तो इस प्रकार से जो सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। समझ में आ गया आपके? अर्थात जो ज्वार भाटे आते हैं उसका कारण क्या है आने का? ये होता है सूर्य व चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, और इसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो अब बात कर लेते हैं जैसे महासागरीय धाराएं की। तो महासागरीय जो धाराएं होती है हमारे, ये एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बढ़ने वाली जो जलधाराएं होती है, तो इसमें 2 प्रकार की जलधारा होती है भैया बहनों। नंबर 1 तो होती है गर्म जलधारा और नंबर 2 होती है अपने ठंडी जलधारा। तो महासागरीय जलधारा की बात करेंगे तो 2 प्रकार की जलधाराएं होती है। नंबर 1 होती है अपने गर्म जलधारा और दूसरी होती है नंबर 2 होती है अपने ठंडी जलधारा। तो गर्म जो जलधारा है इसमें जैसा आपने देखा होगा गर्म नाम आ रहा है, तो गर्म जलधारा हो गया आपके गल्फ स्ट्रीम। एक आध उदाहरण ले लेते इसका, तो गर्म जलधारा हो गया आपके गल्फ स्ट्रीम, ये हो गए आपके गर्म जलधारा। और जो ठंडी जो जलधारा है, ठंडी जलधारा में हो गया आपके लेब्राडोर, ठंडी जलधारा लेब्राडोर। तो इस प्रकार से ये एक एक इनका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। और भी जलधाराएं
लेकिन कम से कम एक एक जलधारा तो आपको याद होना चाहिए। अब भैया बहनों, जो दोनों जलधाराएं होती है, गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा, ये दोनों जो जलधाराएं एक साथ आकर के मिलती है तो यहाँ पर मछली, जो मछलियां हैं वो दोनों धाराएं ज्यादा गर्म भी नहीं रहती है, ठंडी भी नहीं रहती है। तो इस कारण से जो ये क्षेत्र होता है ये मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसे क्या, कौन सा क्षेत्र होता है? मत्स्य, ये मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अर्थात मछलियां यहाँ पर जो है अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है और इस कारण से इसमें मत्स्य क्षेत्र इसको माना गया है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जो एकत्रित होती है इसे मछलियां इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर और इसे मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है। इसको मछलियां पकड़ने में ये क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। और जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार से जो नौचालक होते हैं, जो नौकाएं चलाते हैं, तो उनके लिए भी इसमें बाधा उत्पन्न होती है इस मौसम में। तो जो ये पाठ है अपने आज का, इसमें जल के माध्यम से आप लोगों को समझाया और निश्चित रूप से आप लोगों के समझ में आया होगा। तो 2 प्रश्न आप लोगों को करके लाने हैं, जिसमें नंबर 1 प्रश्न आपके जल दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 प्रश्न आपके जल दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 2 प्रश्न, वर्षण क्या है? वर्षण क्या है? भैया बहनों 2 प्रश्न करते हैं आपको और दोनों प्रश्न करके और आप जो आपको गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में रोजाना आपको भेजना है। निश्चित रूप से आज का जो पाठ है अपने जल का, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। सभी भैया बहनों को पुनः एक बार प्रणाम।